नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रसिद्ध उपन्यास शुगर डैडी के बारे में, जिसे लिखे हैं महान लेखिका जयंती रंगनाथन जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग जर्नी। पहला दिन। कातिल चालाक है। मायरा के सामने खाने की प्लेट थी। 2 सूखी रोटियां, एक कटोरी में पतली दाल और प्लेट में तुरई की पीली सब्जी। मायरा ने प्लेट सरका दिया। पुलिस स्टेशन के उस दमघोटू कमरे में उसकी सांस रुक रही थी। आसपास इतने लोग। उससे लगातार सवाल पूछे जा रहे थे। उसे खाना देने जो लेडी कांस्टेबल आई थी, उसके चेहरे पर ज़बरदस्त गुस्सा था। वो बात बात पर मायरा का हाथ मरोड़ देती। वो इस समय भी उसके पास खड़ी थी। लड़की खाना क्यों नहीं खा रही? मायरा पहले की तरह घुटने में सिर दिए बैठी रही। इस बार कांस्टेबल उसके पास आई तो उसके हाथ उठाने से पहले ही मायरा से धीरे से कहा, भूख नहीं है? है, दोपहर से रात हो गई। तू कह रही भूख नहीं है, खा ले, इसके बाद मैडम ने बुलाया है। मायरा ने धीरे से कहा, मैं नहीं खा सकती ये खाना। क्यों? तेरे बाप का घर समझा है क्या? चुपचाप 2 मिनट में खाना ख़त्म कर और उठ। 2 मिनट माने 2 मिनट। मायरा की आंखें बरसने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आंसू गाल पर चिपक से गए हों। अब तो पूरा चेहरा जलने लगा था। उसे पता था वो बहुत बुरी दिख रही होगी। लाल गाल और सूजा हुआ चेहरा। मायरा ने रोटी का एक गस्सा तोड़ा और सब्जी को जरा सा छूकर मुंह में लगाया। जितना सोचा था उतना बुरा नहीं था। चुपचाप उसने आधी रोटी खा ली और कटोरी उठाकर दाल पी ली। शायद ज़िंदगी में पहली बार। हाथ से मुंह पोंछ लिया। अब की कांस्टेबल ने उसे हाथ से पकड़कर उठाया। मायरा ने उसका हाथ नहीं पकड़ा, बस उसके पीछे पीछे चल पड़ी। सुलोचना टेबल पर बैठी थी। उसने मायरा को इशारे से पास पड़ी कुर्सी पर बैठने को कहा। मायरा चुपचाप बैठ गई। खाना खाया? मायरा ने हाँ में सिर हिलाया। तेरे फ़ोन पर तेरी मम्मी ने कॉल किया था। तूने बताया नहीं? तेरा बाप मीडिया में काम करता है। वो रात को खबरिया चैनल पर ज़ोर ज़ोर से बोलने वाला अरूप विश्वास। मायरा ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। सुलोचना की आवाज़ तेज़ थी। उसको बताया है तेरी मम्मी ने। वो भी कल सुबह पहुँचेगा इधर। पापा आ रहे हैं। मायरा चौंक गई। हाँ, जब बेटी ने इतना बड़ा कांड किया है तो आएंगे ना माँ बाप। सुलोचना रुकी, धीरे से बोली, देख लड़की, ये जो बार बार तू बोल रही है ना, मैंने कुछ नहीं किया, उससे मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा। श्याम राजगीर का कत्ल हुआ है और तू भी एक सस्पेक्ट है। अगर नहीं है तो प्रूफ कर। सब कुछ एकदम सच सच बता। 1% भी झूठ बोली तो अंदर कर दूंगी। फिर तेरे को बचाने कोई नहीं आएगा। मायरा ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। अच्छा बता, तू इधर कब आई? कैसे आई? वो आदमी श्याम से कब से तेरा चालू है? मायरा ने थूक गटका, फिर धीरे से बोली, मैडम प्लीज़ मेरी मम्मी को कुछ मत बताना, पापा को भी नहीं। तू चालू तो कर। 12th में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। मुझे पढ़ने का मन नहीं करता था। मुझे कॉलेज जाने का मन नहीं था। पर मम्मी और आंटी ये कौन है? मम्मी की बड़ी बहन। उनको आंटी बुलाते हैं। उन्होंने शादी नहीं की। मम्मी का डिवोर्स हुआ तो वो मुझे लेकर मुंबई आंटी के पास चली आई। कहाँ से? दिल्ली से। पापा दिल्ली रहते हैं। मम्मी भी पहले वहीं बैंक में काम करती थी। डाइवोर्स कब हुआ? मैं छोटी थी, 10 साल की। अच्छा, आगे बता। मुझे आंटी और मम्मी बहुत डांटते थे। क्यों डांटते थे? ऐसा क्या करती थी तू? बदमाश थी? पढ़ती नहीं थी? मायरा 2 सेकंड चुप रही। मुझे स्टडीज़ समझ नहीं आता। मुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। सब मेरा मजाक उड़ाते थे, स्टूडेंट भी, टीचर भी। मैंने मम्मी को 100 टाइम बताया पर उन्होंने कभी मेरी साइड नहीं ली। ज़बरदस्ती स्कूल भेज देती। और तेरे पापा? वो आता था मिलने? मायरा ने नहीं में सिर हिलाया। फिर सोचती हुई बोली, डाइवोर्स के बाद 2 बार आए थे। 2 बार? क्यों? तेरी मम्मी ने उसको मिलने से मना किया था? नहीं पता। 12 साल की थी तब बीमार पड़ी थी, तब पापा आए थे। इसके बाद आए थे जब मेरे पहले बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया। तब मैंने चाकू से हाथ की नस काट ली थी। हॉस्पिटल में देखने आए थे। सुलोचना चुप हो गई, बस अपना सिर हिलाने लगी। आगे बढ़। श्याम के बारे में बता। फ़ोन पर क्या बातें करती थी? क्या चैट करती थी? और बता क्या क्या करती थी? मायरा दांत भींचकर चुप हो गई। उसने अपने बारे में क्या बताया था? सुलोचना ने तेज़ आवाज़ में पूछा। दिल्ली में बिज़नेस है, दुबई में भी। और अपनी वाइफ और लड़के के बारे में क्या बताया? मायरा ज़ोर से नहीं में सिर हिलाने लगी। मुझे नहीं पता।
एस ने कहा था वो मुझे दुनिया घुमाने ले जाएगा। बस इसी चक्कर में आ गई। सुलोचना टेबल से उतरकर पीछे आ गई। मायरा के कंधे पर हाथ रखकर अचानक पूछा, उसने सेक्स किया था तेरे साथ? मायरा ने चौंक कर सर उठाया और धीरे से हाँ में सिर हिलाया। उसी लिए बुलाया था तुझे। कब किया था? मायरा ने सर झुकाकर होंठ भींच लिए। मेडिकल के लिए भेजूंगी तो सब सच सामने आ जाएगा। ये बता, कल तू रिजॉर्ट कब पहुंची? कैसे आई? श्याम से कहाँ मिली? दिल्ली एयरपोर्ट पर। एस मुझे लेने आया था। सुबह 10 बजे दिल्ली पहुंची थी। शाम को 5 बजे कालपी पहुंच गए। गाड़ी कौन चला रहा था? श्याम? नहीं, दिल्ली एयरपोर्ट पर वो भी आया था एस के साथ। कोई गुरु करके था। गुरु? कहाँ है वो? रिजॉर्ट में रुका था तुम लोगों के साथ। नहीं, हम लोग रास्ते में लंच करने रुके थे यमुना नगर में। गुरु ने लंच किया और फिर वहाँ से चला गया। वहाँ से कालपी तक फिर एस ने ड्राइव किया। गुरु के बारे में बता, कौन था? कैसा दिखता था? पहलवान टाइप था, बहुत लंबा और तगड़ा। सिर पर चोटी थी, चेहरे पर चोट के निशान थे। डर लगता था उससे। क्या बात कर रहे थे वो दोनों? पता नहीं, मैंने सुना नहीं। मैं गाड़ी में पीछे बैठकर ईयरफोन लगाकर गाना सुन रही थी। मुझे बोर लग रही थी उनकी बातें। मैं इरिटेट हो रही थी। एस पर गुस्सा भी आ रहा था। गुरु ने तुझसे कुछ पूछा? श्याम ने तेरे बारे में क्या बताया उसे? मायरा ने कंधे उचकाकर सिर झुका लिया। अब वो थकने लगी थी। फिर आगे बता। जब एस ने गाड़ी चलाई मैं आगे आकर बैठ गई। एस ने कहा, अब कोई नहीं आएगा हमारे साथ। हम दोनों रिजॉर्ट आए। एस ने कमरे में चिकन टिक्का मंगवाया, मुझे वाइन दिया। फिर तूने इससे पहले सेक्स किया है कभी? मायरा ने बस सिर हिला दिया। ज़ोर से बोल, हाँ या ना? हाँ। तेरी मम्मी को पता है तू ये सब करती है? ज़िंदगी में क्या सही क्या गलत है ये नहीं सिखाया तुझे? मायरा एकदम चुप हो गई। सुलोचना कमरे का चक्कर लगाने लगी। वापस मेज पर उचक कर बैठ गई। आगे बता, फिर क्या हुआ? हम दोनों टीवी पर मूवी देख रहे थे। एस के पास किसी का फ़ोन आया। वो बात करते करते कमरे से बाहर निकल गया। क्या टाइम हो रहा था उस वक्त? याद नहीं। लौटकर कब आया? मैं सो गई थी। उसने आकर मुझे जगाया। आगे बोल। एस ने कहा उसे कोई काम आ गया है। यह भी बोला कि तू मुंबई वापस चली जा। यह सुनकर मैं रोने लगी। तूने पूछा नहीं क्यों? उसने कहा कोई काम आ गया। मैंने कहा नहीं जाऊंगी तो कहने लगा वो मुंबई आएगा मुझसे मिलने जल्दी। रात को डिनर नहीं किया। रूम में मंगवाया था पर मैंने नहीं खाया। क्यों? मुझे गुस्सा आ रहा था। मैं रो रही थी। मुझे वापस मुंबई नहीं जाना था। मुझे घर नहीं जाना था, वापस मम्मी और आंटी के पास। मायरा रोने लगी। इस बार सुलोचना ने उससे कुछ नहीं कहा। नीति घर पहुंची। उसने 2 व्हीलर गेट के भीतर लगाया। पापा अभी तक नहीं आए थे। मम्मी ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रही थी। नीति को देखकर बिना सिर उठाए पूछा, आज क्या कर आई? सुना कालपी में मर्डर हो गया है। नीति ने मम्मी के गले में बाहें डाल दी। छोड़ो ना मम्मी, क्या रोंदू सा सास बहू सीरियल देख रही हो? न्यूज़ चैनल लगाओ ना। प्राइम टाइम रात 9 बजे का न्यूज़ देखते हैं। मम्मी के हाथ से रिमोट लेकर नीति ने आज तक लगाया। वहाँ श्याम राजगीर की फ़ोटो के साथ फ्लैक्स न्यूज़ चल रहा था। दिल्ली के बिजनेसमैन श्याम राजगीर की कालपी में हत्या। इसके तुरंत बाद अमल की तस्वीर फ्लैक्स हुई और एंकर ने ज़ोर ज़ोर से कहना शुरू किया, खबर है कि इस लड़के ने कालपी में पुलिस को बताया है कि यह श्याम का बेटा है। यह खबर एकदम गलत है। दरअसल यह श्याम राजगीर की दूसरी पत्नी धीरा के पहले पति का संतान है। खबर है कि श्याम और धीरा अलग रहते हैं। कहा जा रहा है इन दिनों श्याम का अफेयर दिल्ली की सोशल वर्कर रति के साथ चल रहा था और वो दोनों जल्द शादी करने वाले थे। पुलिस रति की तलाश कर रही है। थोड़ी देर पहले अमल ने उन पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि वो आज सुबह 11 बजे श्याम से मिलने कालपी रिजॉर्ट आई थी। उस समय श्याम कमरे में अकेले थे, लेकिन वो कब वहाँ से निकली, कैसे निकली, इसके बारे में कोई खबर नहीं। किसी भी सीसीटीवी फुटेज में वो रिजॉर्ट से बाहर जाती हुई नहीं दिख रही। इस केस से संबंधित अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि अमल की मम्मी धीरा से बात करें। आप हमारे साथ बने रहिए। नीति टीवी के सामने सोफे पर चौकड़ी लगाकर बैठ गई। मम्मी पता नहीं क्यों उस लड़की की कोई खबर नहीं आ रही जो रिजॉर्ट में शाम के कमरे के बाहर रो रही थी। मेरा उससे मिलने का मन कर रहा है। कोई तो स्टोरी है मम्मी, मुझे पता लगाना है। मम्मी ने उसके सिर पर ज़ोर से
चपत लगाते हुए कहा, दूर रह, तेरे पापा को नहीं पसंद है। तू और तेरे चाचू एक से हैं, हरदम अफलातूनी सोच चलती है। सुन, मैंने कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल से बात कर ली है, वहाँ तुझे टीचिंग की नौकरी मिल जाएगी। कर ले, अच्छी नौकरी होती है टीचिंग की, खूब छुट्टियाँ मिलती है, शादी के बाद भी कर पाएगी। शादी मेरी? फ़िलहाल तो चाचू की करो, मुझे तो बख्श ही दो मम्मी, ये टीचिंग वीचिंग मुझसे नहीं हो सकता। मम्मी उठते ही बोली, ठीक है, जो करना है कर, फ़िलहाल तो किचन में आ, खाना बनाने में मेरी मदद कर दे, आटा गूँथ दे, तेरे पापा आते होंगे। मुझसे घर का काम मत करवाया करो मम्मी, मेरे सपने बड़े ऊंचे हैं, रहने दे, रोटी से ऊंचे सपने पालेगी तो धड़ाम से ज़मीन पर गिरेगी। चल उठ, टीवी का वॉल्यूम कम कर, हाथ मुंह धोकर आ, बाकी बातें किचन में करेंगे। नीति मुंह बनाती हुई उठी, उसे घर के बाहर पापा के स्कूटर रुकने की आवाज़ आई। नीति ने दौड़कर घर का दरवाज़ा खोला। पापा ने अंदर आते ही कहा, अभय का फ़ोन आया था, कह रहा था तुझसे कुछ बात करनी है, घर आ रहा है अभी। क्या चल रहा है नीति? सब सही है पापा, आपके लिए चाय लाऊं? रहने दे, अभय के साथ विस्की पीऊँगा। मम्मी से बोल कुछ पकौड़ी शकौड़ी तल दे। 10 मिनट में अभय आया, पर अकेले नहीं, साथ में इंस्पेक्टर सुलोचना भी थी। इस समय सुलोचना बेहद थकी और परेशान लग रही थी। कमरे में आते ही पैंट की बेल्ट ढीली कर सोफे पर ढह गई। नीति उनके लिए पानी ले आई। सुलोचना ने गटागट पानी पिया और बोली, बच्ची, मेरे लिए फर्स्ट क्लास चाय बना कर ले आ, जल्दी से, वापस पुलिस स्टेशन जाना है, तुझसे कुछ बात करनी है, इसलिए आ गई। नीति मम्मी को चाय बनाने के लिए कहकर लगभग दौड़ती हुई सुलोचना के पास आ गई। उसके पापा अभय का मुंह देखने लगे। अभय ने धीरे से कहा, काल्पी के लिए तो बड़ी बात है ना भाई साहब। सुलोचना दीदी कह रही थी कि वो जो लड़की कमरे के बाहर मिली थी, उसका बाप मीडिया में कोई बड़ा आदमी है। थोड़ी देर पहले यहाँ के एमएलए साहब का फ़ोन आया था दीदी के पास। अरे ये सब भी शुरू हो गया, पापा चौंके। सुलोचना सतर्क होकर बैठ गई। नीति को इशारे से अपने पास बुलाया और बैठने को कहा। फिर धीरे से शुरू हुई, भाई साहब, अभी तक तो हमने लड़की के नाम का खुलासा नहीं किया, पर बात तो बाहर आ ही जाएगी। लड़की मुंबई से आई है, नीति के बराबर की होगी, पर फितूर देखो, अनजान आदमी के बुलाने पर चली आई। कैसे माँ बाप हैं, बच्ची के बारे में कोई होश ही नहीं, ऊपर से लड़की की बात सुनो, कह रही है कि अपने से डबल एज के आदमी के साथ शादी करने आई है। वो सब भी कर चुकी। क्या सब? क्या कह रही हैं? पापा गड़बड़ाए। समझिए, अकेली आई है आदमी के साथ, तो क्या करने आई होगी? भजन करने तो नहीं ना? पापा उठकर खड़े हो गए। सुलोचना थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोली, लड़की का बाप अरूप दिल्ली में एक खबरिया चैनल में बड़ी पोस्ट पर है। लड़की की माँ से तलाक ले लिया है, पर जब लड़की का नाम आएगा तो उसका भी आएगा। जनाब को ये मंजूर नहीं। फ़ोन करवा दिया यहाँ के एमएलए से। अब बताइए, हम अपनी ड्यूटी करें कि नेताओं की बजाएं? माँ चाय और मठरी ले आई। सुलोचना ने लपक कर कप उठा लिया। मठरी कुतरते हुए बोली, नीति तुम पत्रकार हो? अभय बता रहे थे। जी मैडम। नीति सतर्क होकर बैठ गई। सुलोचना ने चाय ख़त्म करने के बाद कप नीचे रखते हुए कहा, अभय जी, जब तक केस की तह तक नहीं पहुंचते, हम लड़की को यहाँ से जाने नहीं दे सकते। लड़की का बाप कल सुबह पहुंच रहा है। वो बोलेगा लड़की को पुलिस स्टेशन में मत रखो, मीडिया से दूर रखो। मैं सोच रही थी काल्पी में ऐसी कोई घर मिल जाता जहाँ लड़की को सेफ रखते और उस पर नज़र भी। अभय ने तुरंत कहा, दीदी, मेरा ऑफिस है ना, पीछे की तरफ एक कमरा है, काफ़ी बड़ा है, कोई नहीं रहता वहाँ, आप बोलो तो सफाई करवा दूँगा। सुलोचना हाँ में सिर हिलाने लगी। अचानक उसका फ़ोन बजने लगा। सुलोचना ने फ़ोन उठाया और तुरंत बोली, मैं आ रही हूँ, वहीं रहना। सुलोचना उठ खड़ी हुई। पैंट की बेल्ट टाइट करने के बाद नीति की तरफ देखकर एकदम से बोली, मुझे फ़ौरन जाना पड़ेगा, मैं बात करूँगी तुमसे। टक टक अपने जूते खटखटाती हुई सुलोचना बाहर निकल गई और जीप में बैठ गई। रात हो चुकी थी, पर रिज़ॉर्ट के गेट के सामने भीड़ थी। भीड़ को चीरती हुई सुलोचना भीतर पहुंची। रिज़ॉर्ट के मैनेजर से वो मिल चुकी थी। पुरानी चावल टाइप का खिसियानी सी हंसने वाला मैनेजर उसे पहली बार में बर्दाश्त से बाहर लगा। सुलोचना ने बिना उसकी तरफ देखे वहाँ खड़े सुलेमान से पूछा, कहाँ है वो? सुलेमान ने सामने के एक कॉटेज की तरफ इशारा किया। सुलोचना लंबे डग भरते हुए कमरे में गई और बिना खटखटाए दरवाज़ा खोला। कमरे में लगभग 35 साल की लंबी आकर्षक औरत बैठी थी। चेहरे पर थकान थी, आंखें सूनी थी, नीले रंग की
सिफॉन की साड़ी में जूड़े में बंधे हुए बाल, गले में चांदी का बहुत बड़ा पैडेड, कानों में चांदी के झुमके, माथे पर छोटी सी नीली बिंदी। सुलोचना को देखकर वो खड़ी हो गई। आप रति हैं? रति ने हाँ में सिर हिलाया। अपना आई कार्ड दिखाइए। रति ने अपने लाल रंग के बैग से छोटा सा मखमली पर्स निकाला और उसमें से आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस निकालकर सुलोचना को पकड़ा दिया। दोनों में एक ही नाम था, रति अडवाणी, उम्र 37, दिल्ली में चाणक्यपुरी की रहने वाली। सुलोचना ने दोनों कार्ड रति को वापस कर दिए। धीरा के सामने की कुर्सी खींचकर सुलोचना बैठ गई। हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल और कैप निकालकर टेबल पर रखा और पैर चौड़ाकर अधिकार से पूछने लगी, तो मैडम, आज सुबह 11 बजे तू रिजॉर्ट आई थी, सीधे श्याम के कमरे में गई, फिर उसका कत्ल करके गायब हो गई। रति के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने शांत आवाज़ से कहा, हाँ, 11 बजे के लगभग मैं श्याम से मिलने आई थी। मैं करीब आधा घंटा उसके साथ रही। वहाँ से बाहर आई तो वहाँ वेटर खड़ा था। अपना नाम चिंटू बताया। श्याम ने उसे पहले से बता रखा था मुझे रिजॉर्ट के पीछे वाले रास्ते से बाहर ले जाए। मैं चिंटू के साथ वहाँ से चली गई। पीछे वाले रास्ते से? क्यों? रिजॉर्ट के सामने वाली गेट पर अमल खड़ा था। श्याम नहीं चाहता था कि मैं अमल को फिर से नजर आऊँ। श्याम से तेरा क्या रिश्ता है? रति कुछ सेकंड रुकी, फिर गला साफ करके बोली, मैं और श्याम शादी करने वाले थे। सुलोचना ने पैर बजाना बंद कर दिया। उसने ध्यान से रति का चेहरा देखा। तेरी शादी हुई नहीं अब तक? अमल तो कह रहा था तू उसकी सौतेली माँ है। यह उसकी समझ है, मैं क्या करूं? अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि अमल श्याम का बेटा नहीं है। श्याम की दूसरी पत्नी धीरा का बेटा है, वो भी उसके पहले हस्बैंड से। धीरा और श्याम का तलाक होने वाला था। सुलोचना सिर हिलाने लगी। अचानक बोली, मुझे ठीक से बता पूरी बात। श्याम कौन था? उससे कब मिली? ये शादी का क्या लफड़ा है? वैसे तुझे यह पता चल ही गया होगा कि श्याम यहाँ अकेले नहीं, एक नौजवान लड़की के साथ आया था। वो लड़की उसके कमरे में रहती थी। श्याम ने तो उससे भी कहा था शादी करेगा। रति की आंखें सतर्क हुई। उसने सुलोचना की तरफ देखकर सिर हिलाया। मैं श्याम को अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसा क्यों कहेगा? लड़की तो यही बता रही थी। तू बता, तेरा श्याम के साथ कब से अफेयर चल रहा है? तू जानती थी कि वो शादीशुदा है? हाँ, धीरा से भी कई बार मिल चुकी हूँ, पर दोनों के रिश्ते सही नहीं थे। दोनों अलग रहते थे। धीरा का बेटा दुबई रहता था, कुछ वक्त पहले माँ के साथ रहने आया। आगे बोल, तू कालपी क्यों आई? श्याम और मैं अपने रिश्तों को लेकर सीरियस थे। वो कई महीनों से धीरा को तलाक देने की बात कर रहा था, पर धीरा कोई अरंगा लगा रही थी। उसने अचानक 2 दिन पहले मुझसे कहा कि मैं कालपी आ जाऊँ। क्यों? उसने कहा था कि उसका तलाक फाइनल हो गया है, धीरा से डील हो गई है। उसने कालपी मुझे शादी करने के लिए बुलाया था। कालपी में शादी? रति ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, कहा तो यही था। फिर किया क्यों नहीं? मुझे उसने अपने प्लान के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया। कालपी में जब वो मिला तो मुझे डिस्टर्ब लगा। उसने शादी की बात नहीं की, बस धीरा के बारे में बता रहा था कि वो कितनी लालची है। यह भी कहा कि उसे अमल से डर लग रहा है। अमल से? क्यों? अमल ड्रग एडिक्ट है। उसने कई बार श्याम से झगड़ा किया है, मारपीट की है। धीरा उसे श्याम के खिलाफ भड़काती रहती है। इधर उधर की बात मत कर, सीधे जवाब दे, तूने श्याम का मर्डर क्यों किया? उसने शादी के लिए मना कर दिया था। रति का चेहरा लाल हो गया। उसने अपने होंठ भींच लिए और मुश्किल से बोली, मैंने नहीं किया है मैडम। सुलोचना कड़क आवाज़ में बोली, ये लल्लो शप्पो वाली कहानी ना मुझे ना सुना। कायदे की बात बता, तू श्याम के बारे में क्या जानती है? श्याम ने अपनी पहली वाइफ मिशेल से तलाक लिए बिना धीरा से शादी की थी। धीरा परेशान कर रही थी। श्याम के बिजनेस में वो पार्टनर थी और अपना हिस्सा मांग रही थी। यार, ये बंदा श्याम तो मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। 1 पत्नी 2 पत्नी छोड़कर तीसरी शादी रचाने जा रहा था। कमरे में अपनी बेटी के बराबर की लड़की से मज़े भी ले रहा था। श्याम ऐसा नहीं था, वो जेन्युइन था। कहते कहते रति की आंखों में आंसू आ गए। पर्स से टिश्यू निकालकर पोंछने लगी। दरवाजे पर दस्तक हुई। सुलेमान खड़ा था। उसके पीछे एक ठिगने से कद का वेटर था। सुलोचना ने अंदर आने का इशारा किया। सुलेमान धीरे से बोला, मैडम चिंटू। सुलोचना ने उसे अंदर आने को कहा। रति की तरफ इशारा करते हुए बोली, इनको जानते हो? चिंटू ने हाँ में सिर हिलाया और हकलाते हुए बोला, वो जी हाँ मैडम जी, आज सुबह आई थी यहाँ।
क्या करने? जी वो तो नहीं पता मैडम, हमको सर सुबह रेस्टोरेंट के बाहर मिले थे, कहा इनको कुछ हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? वो क्या बोलते हैं मैडम, वो बोले कि जब भी मेरे कमरे में आएगी तो उनको पिछले दरवाजे से बाहर पहुंचाना है। पैसे दिए थे तुम्हें? चिंटू ने हाँ में सिर हिलाया। कितने बजे लेकर गए थे मैडम को तुम? साहब ने मोबाइल पर कॉल किया था हमको, ये देखिए 11:15। मैडम कमरे के बाहर खड़ी थी। हम मैडम को लेकर पीछे के रास्ते से बाहर आए। वहाँ कैमरा नहीं है? चिंटू ने नहीं में सिर हिलाया। यहाँ काम करने वालों को पता है इस बारे में? वो मैडम जी, सर जी, चिंटू हकलाने लगा। 6 महीने पहले कैमरा ख़राब हो गया था, फिर किसी ने ठीक नहीं करवाया। सुलोचना सिर हिलाने लगी। यानी 2.5 नंबर के काम पीछे के रास्ते से होते हैं। चिंटू मिमियाने लगा। वो नो सर जी, मैडम जी, वो तो यहाँ काम करने वाले लोग। समझ गई, आगे बोल। मैं इन मैडम को रोड पर ले आया। वहाँ एक गाड़ी खड़ी थी, मैडम उसमें बैठकर चली गई। तूने क्या किया? मैं काम पर वापस चला गया। सुलोचना ने इशारे से उसे कमरे से बाहर निकलने को कहा। रति सिर झुकाए बैठी थी। सुलोचना उठकर खड़ी हो गई। एक बात बता रति मैडम, तू इतनी दूर से शादी की बात करने आई और बस 15 मिनट में चली गई। ऐसी क्या बात हुई श्याम से? रति धीमी आवाज़ में बोली। श्याम ने मुझसे कहा कि उसे कुछ ज़रूरी काम ख़त्म करना है। उसने कहा कि शाम को तसल्ली से मिलेगा। वो फ़ोन करके मिलने की जगह बताने वाला था। तू कालपी कब आई? रति रुकी और मुश्किल से बोली, कल आई थी। श्याम को यह बात नहीं पता थी। रिजॉर्ट में आज सुबह रहने आई। अकेली आई? रति थूक निकल कर बोली, गुरु के साथ आई थी। गुरु श्याम के साथ काम करता था। मुझे अकेले आने में घबराहट हो रही थी। गुरु ने कहा कि तुम यमुना नगर तक अपनी गाड़ी में आओ, वहाँ से मैं साथ चलूँगा। गुरु तेरे साथ यहाँ आया था? यह बात श्याम को नहीं पता थी। वैसे तुझे अकेले आने में डर क्यों लगा? तू तो अपने होने वाले पति के बुलाने पर आ रही थी। वैसे यमुना नगर तू चलाकर आई गाड़ी? रति चुप हो गई। मैं कुछ पूछ रही हूँ। गाड़ी मेरा भाई चला रहा था। यह वेब सीरीज़ की तरह एक एक एपिसोड में कहानी क्यों बता रही है? ठीक से एक साथ पूरी बात क्यों नहीं बता देती? मैडम, मेरे भाई को दूर रखिए। वो बस ये देखने मेरे साथ आया था कि मैं अकेली तो नहीं हूँ। कल शाम से मिलने के बाद वो वापस निकल गया। कैसे? गाड़ी तो तुम्हारे पास है, रति धीरे से बोली। उसने टैक्सी कर ली थी। क्यों? तेरी तो शादी होने वाली थी। बहन की शादी में रुकना नहीं चाहता था क्या तेरा भाई? रति एकदम चुप हो गई। चल फ़ोन लगा। रति सकपकाई। किसे? अपने भाई को। सुन बहन, इतने स्लो मोशन में काम करेगी तो मुश्किल हो जाएगी। मुझे दूसरे तरीके आजमाने पड़ेंगे। जल्दी जल्दी। रति ने टेबल पर पड़ा अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर पर रिंग किया। सुलोचना ने झपट कर फ़ोन उठा लिया। कौन बोल रहा है? सामने से बदतमीज़ी से भरी आवाज़ आई। तू कौन बोल रही है? मेरी बहन के फ़ोन से। तेरी अम्मा। जो पूछूं ठीक ठाक बता। तेरी बहन मर्डर सस्पेक्ट है। कल रात तू कहाँ था? सामने चुप्पी छा गई। फिर आवाज़ आई, मेरी बहन को फ़ोन दीजिए। मुझसे बात कर, वरना तेरी बहन का बाजा बज जाएगा। जो पूछूं साफ साफ जवाब दे। कल रात को तू कहाँ था? जी कल रात को मैं कालपी रिजॉर्ट में था। सुलोचना चौंकी। वहाँ क्या कर रहा था? सिस्टर ने कहा था वहाँ रहने के लिए, श्याम पर नज़र रखने के लिए। नाम क्या है तेरा? सोचकर आवाज़ आई, राघव। सुन राघव, जितनी जल्दी हो सके कालपी पुलिस स्टेशन पहुंच। तेरी बहन को मैं वहां लेकर जा रही हूँ। सुलोचना ने फ़ोन बंद करके रति के हाथों में दे दिया। रति फ़ौरन खड़ी हो गई। मैडम क्या हो गया? मैं बता तो रही हूँ, आप मुझे पुलिस स्टेशन क्यों ले जा रही हैं? रति तू जो कह रही है ना उस पर यकीन नहीं है मुझे। चल गुरु को बुला यहाँ फ़ौरन। घर में सब डिनर कर चुके थे। नीति मम्मी के साथ मिलकर किचन संभाल रही थी। अभय ने अचानक किचन में झांक कर पूछा, भाभी पान खाएंगे? माँ के कुछ कहने से पहले नीति कूद कर बोली, चाचू पान तो मैं भी खाऊंगी, आपके साथ लाने चलूं? नीति उचक कर अभय के पीछे आ गई। अभय की मोटरसाइकिल के पीछे बैठ गई। 1 किलोमीटर दूर चौरसिया की पान की दुकान थी, कालपी रिजॉर्ट के ठीक सामने। रात के 11 बज रहे थे। अब भी वहाँ ठीक ठाक भीड़ थी। अभय मोटरसाइकिल पार्क करने के बाद दुकान पर आ गया। दुकान पुरानी थी। अभय लगभग रोज़ यहाँ आया करता था। अभय को देखकर पनवाड़ी ने दांत निपोड़ दिए। भैया शादी कब कर रहे हो? आजकल तो आपकी बड़की साली के खूब जलवे हैं। हाँ वो तो है, वो गई रिजॉर्ट से। हाँ अभी निकली है, दमदार है मैडम।
अभय मुस्कुराया। सही जगह है दुकान तुम्हारी, पूरी खबर रखते हो। जी भैया, अब का कहे, एक ज़माने में हमारा बड़ा मन था जासूस बनने का, अब वो हसरत दिले में रह गई। बस यही से कुछ कुछ देखकर पकाकर संतोष कर लेते हैं। ऐसा क्या देख लिया भाया? भैया जी, अपनी बड़ी साली को बुलाओ तो उसे बताएंगे। आपको काहे बताएं? कोई काम की खबर निकले तो बुला भी लें। तुम बताओ तो चौरसिया। चौरसिया कुछ बोला नहीं, बस मुस्कुराते हुए पान लगाने लगा। पान बनाने के बाद अभय के हाथ में देता हुआ बोला, भाभी का कैसा बनेगा, सादा कि मीठा? नीति ने पीछे से कहा, मेरे लिए भी एक मीठा। चौरसिया ने नीति को घूरकर देखा और गुस्से से बोला, लड़की तुम भी खाने लगी ये सब? बक, हम नहीं बनाते लड़की लोगों के लिए पान वान, ठीक नहीं है। अभय अपना पान मुंह में रख चुका था। सिर और मुंह हिलाते हुए आंखें से कहा कि बना दो ना बच्चा के लिए। चौरसिया पान लगाने लगा। अचानक बोला, हमको पता है उस आदमी का कत्ल किसने किया है। हैं? अभय के मुंह से पान की पिचकारी निकल गई सीधे चौरसिया के मुंह पर। वो मुंह बनाता हुआ कंधे पर पड़े अगोछे से मुंह पोंछ लिया और बोला, बाबू साहब, हमारा पान खाकर हम पर ही थूकोगे? लो अब ये दिन आ गए। अबे चौरसिया, तुम बात ही ऐसी बोलते हो, गलती हो गई, सॉरी। तुम किसकी बात कर रहे हो? भैया, कल रात को हमारी दुकान के सामने ना खूब तमाशा हुआ। वो एक फिरंगन लड़की थी, वो आई थी यहाँ वो लेने। क्या? अरे समझा करो, यहाँ टूरिस्ट लोग क्या लेने आते हैं। तुम वो सब भी रखते हो ना मियाँ? देखना एक दिन बुरे फंसोगे। तभी तो पुलिस मैडम को हमने नहीं बोला रात को इसी वक्त, मतलब 11 साढ़े 11 बजे। कौन थी वो, ठीक से बताना चौरसिया। बताया तो, गोरी लड़की थी, ये अपने बेबी की उम्र की होगी। फिरंगन, हमसे गोली लेकर चट से मुंह में रख ली। गांजे की गोली। धीरे बोलो साहब, हमारी दुकान बंद करवाओगे क्या? क्या कह रही थी? वो जो साहब है ना जिनका खून हुआ, वो आए थे हमारे शॉप में सिगरेट लेने। उनके साथ एक जवान जहान सी लौंडिया भी थी। ये जो फिरंगन थी वो झपट्टा मार के साहब के सामने आ गई। सबके सामने चिल्लाने लगी, अंग्रेजी में बकझक करने लगी, साहब का हाथ पकड़ने लगी। अरे फिर? साहिब तो एकदम घबरा गया, बोला, आज तुम होश में नहीं हो, कल बात करेंगे। फिर वो जो दूसरी लौंडिया थी साथ में उसके साथ रिजॉर्ट के भीतर चला गया। वो फिरंगन लड़की ने खूब उत्पात मचाया, रोई चिल्लाई, बोल रही थी, किल यू। हम देखे उसी वक्त रिजॉर्ट के भीतर से एक लड़का सा बाहर निकला और लड़की को चुप कराने लगा। वो लड़का हिंदी में बोल रहा था, बार बार कह रहा था, हम सबको एक ही चीज़ चाहिए, मार काट कर कुछ नहीं मिलेगा। तो तुमने 2 और 2 4 जमा कर कह दिया कि उस फिरंगन लड़की ने ही कत्ल किया होगा। चौरसिया हाँ में सिर हिलाने लगा। जासूस लोग ऐसे ही तो हल निकालते हैं। ठीक बात बोले कि नहीं? चौरसिया के हाथ से पान की पुड़िया लेते हुए अभय ने कहा, एकदम सही पकड़े हो राजा, बस यही बात कल इंस्पेक्टर मैडम के सामने बोल देना। नहीं भैया, हमको तो रहने ही दीजिए, हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। 2 बेटियों को अभी ब्याहना भी है। चौरसिया ने सच में हाथ जोड़ दिया। मोटरसाइकिल में चाचू के पीछे बैठते हुए नीति ने पूछा, वो पान वाला बंदा कहानी बना रहा था ना? क्या पता, चलो हम भी घर चलकर कोई कहानी बनाते हैं। मायरा को बैठे बैठे झपकी आ रही थी। पुलिस स्टेशन के कमरे में उसे बैठने के लिए जगह दी गई थी। नींद खुली तो एहसास हुआ कि बाथरूम जाना है, पता नहीं कब से नहीं गई। वो उठी, पैर लड़खड़ा रहे थे। उसने गाल पर हाथ फेरा, एकदम खुरदुरे हो रहे थे। कमरे से बाहर झांका, वहाँ सुलेमान खड़ा था। वो धीरे से इशारे से अपनी छोटी उंगली दिखाने लगी। सुलेमान ने डपटा, क्या हुआ? जोर से बोल। बाथरूम जाना है। सुलेमान ने लेडी कांस्टेबल को आवाज़ लगाकर बुलाया। मायरा ने कमरे से बाहर कदम रखा। सामने सुलोचना बैठी थी और उसके सामने गुरु बैठा था। गुरु से उसकी नज़रें मिली। उसे देखते ही गुरु के चेहरे का रंग बदलने लगा। मायरा बुरी तरह डर गई। उसने कुर्सी का सहारा लिया। तब तक उसे पता चल गया था कि उसने खरे खरे काम कर दिया है।